नेपोलियन हिल की किताब थिंक एंड ग्रो रिच ने न जाने कितनी पीढ़ियों को इंस्पायर किया है। पर सवाल यह है कि क्या इसकी सलाह आज भी उतनी ही रेलेवेंट है या फिर इसके पीछे एक गहरी नैतिक समस्या छुपी हुई है। चलिए आज इसी बड़े सवाल की पड़ताल करते हैं। यहां कोई बीच का रास्ता नहीं है, कोई हाफ मेजर्स नहीं। नेपोलियन हिल का जो दर्शन है वो ऑल इन कमिटमेंट मांगता है। जैसा कि ये कोट साफ साफ दिखाता है, बात है सब कुछ दांव पर लगा देने की और फिर कभी पीछे मुड़कर न देखने की। तो हम एक तरह के चौराहे पे आ खड़े हुए हैं। एक तरफ सवाल है कि क्या हिल का फलसफा कामयाबी का एक टाइमलेस फॉर्मूला है या फिर ये उस सिस्टम का एक बचा खुचा हिस्सा है जो खुद ही सवालों के घेरे में है। आइए इन दो दमदार, एक दूसरे से बिल्कुल अलग विचारधाराओं की गहराई में उतरते हैं। चलिए अब चलते हैं नेपोलियन हिल की दुनिया में। कहा तो यह भी जाता है कि इतिहास में किसी और ने इतने करोड़पति नहीं बनाए जितने उन्होंने बनाए। उनका मानना था कि उन्होंने कामयाबी का राज खोज निकाला है। और यह सिर्फ कोई अच्छा विचार नहीं है, ये अपने आप में एक रेवोल्यूशनरी दावा है। हिल का मानना था कि हमारा सबसे ताकतवर हथियार हमारा अपना दिमाग है। उनके हिसाब से दौलत और कामयाबी बाहरी हालात का नतीजा नहीं, बल्कि हमारे विचारों का सीधा सीधा रिजल्ट है। तो सवाल यह है कि ये जादू होता कैसे है। देखिए, ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग से कहीं ज्यादा है। हिल ने कुछ बड़े ही ठोस सिद्धांत दिए और कहते हैं कि इन्हीं सिद्धांतों ने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये इतने पावरफुल प्रिंसिपल्स हैं क्या। हर चीज की शुरुआत होती है डेफिनेट चीफ एम से, मतलब एक पक्का मुख्य मकसद। ये सिर्फ कोई गोल नहीं है, ये एक जुनून है। एक ऐसा मकसद जो इतना पक्का और ताकतवर हो कि वो हर काम को दिशा दे। इसके बिना सारी मेहनत बस बिखली हुई सी लगती है। अगला टूल है ऑटो सजेशन। इसे ऐसे समझिए जैसे अपने दिमाग का ऑपरेटिंग सिस्टम ही बदल रहे हो। ये एक टेक्निक है जिससे अपने सबकॉन्शियस माइंड को कामयाबी के लिए बार बार प्रोग्राम किया जाता है, तब तक जब तक कि वो इच्छा हकीकत न बन जाए। और हाँ, ये कोई हवाई बातें नहीं है, बल्कि एक ठोस फॉर्मूला है। हिल ने दौलत तक पहुंचने के लिए 6 बिल्कुल सटीक कदम बताए। ये एक तरह का प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट है। साफ साफ लिखा है कि क्या चाहिए, बदले में क्या देंगे, कब तक चाहिए और कैसे मिलेगा। लेकिन अब कहानी में आता है एक बड़ा ट्विस्ट। राचेल के एल्बस जैसे जो आलोचक हैं, वो एक बिल्कुल ही अलग तस्वीर पेश करते हैं। वो हिल के फलसफे पर सवाल नहीं उठाते, वो तो उस पूरे सिस्टम पर ही सवाल उठाते हैं जिसमें ये फलसफा काम करता है। और ये सवाल हिल के पूरे फलसफे की नींव हिला देता है। क्या सिर्फ अपनी सोच बदलकर कामयाब होना सच में मुमकिन है, खासतौर पे तब जब बाहरी सिस्टमेटिक फोर्सेस ही पूरे खेल को कंट्रोल कर रही हों? ये एक बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट है। एल्बस का तर्क ये है कि जब लोग एथिकल बिजनेस या गैर घिनौने मार्केटिंग की बात करते हैं तो असल में वो कैपिटलिज्म की उलझनों से निकलने का रास्ता खोज रहे होते हैं, एक ऐसा रास्ता जो शायद है ही नहीं। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो दिखाते हैं कि ये एक ऐसा मकड़जाल है जिसमें हम सब कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। ऑल्बर्स के मुताबिक आज की दुनिया में बिना किसी को नुकसान पहुंचाए काम करना लगभग नामुमकिन है। हमारे कपड़ों से लेकर हमारे खाने तक हर चीज एक कॉम्प्लिकेटेड और अक्सर अनएथिकल चेन का हिस्सा है। ये एग्जाम्पल तो ये दिखाता है कि हम इस सिस्टम में कितनी गहराई तक जकड़े हुए हैं। भले ही हम सोच समझकर कुछ कंपनियों को बॉयकॉट कर दें, फिर भी हम अनजाने में उन्हीं सिस्टम्स को सपोर्ट कर रहे होते हैं। इस खेल से पूरी तरह बाहर निकल पाना प्रैक्टिकली नामुमकिन है। तो अब हम आ पहुंचते हैं इन दो विचारधाराओं की टकराव पर। एक तरफ है पर्सनल अचीवमेंट और जीत हासिल करने की वो धधकती आग, और दूसरी तरफ है एक फ्लॉड दुनिया में एथिकली काम करने की जद्दोजहद। यहां पे ये वैचारिक लड़ाई बिल्कुल साफ दिखती है। हिल्स का फलसफा कहता है अपनी जीत पर फोकस करो, और आज की आलोचना कहती है नहीं, सिस्टम के अंदर अपनी भूमिका को समझो और नुकसान को कम से कम करो। और शायद यही आज के हर एम्बिशियस इंसान के लिए सबसे बड़ी एथिकल डिलेमा है। क्या जीतने की वो जबरदस्त इच्छा और किसी को कोई नुकसान ना हो, ये इच्छा एक साथ चल सकती हैं? ये एक बहुत ही मुश्किल सवाल है। तो फिर इसका हल क्या है? शायद इसका जवाब किसी आंसर में नहीं, बल्कि एक बेहतर क्वेश्चन में छिपा है। हमें अपनी सोच की दिशा को ही बदलने की जरूरत है। एल्बर्ट्स की जो आलोचना है वो हमें सिर्फ एथिकल स्वॉप्स खोजने से आगे बढ़ने को कहती है। असली काम तो उस पूरे सिस्टम को समझना है जिसके अंदर हम काम कर रहे हैं। सवाल अब पर्सनल प्योरिटी का नहीं,
बल्कि सिस्टेमिक अवेयरनेस का है। और ये बात हमें आखिरी और सबसे ज़रूरी सवाल की तरफ ले जाती है। अगर ये मान लिया जाए कि इस सिस्टम में कोई भी पूरी तरह से इनोसेंट नहीं हो सकता, तो फिर असली मकसद क्या होना चाहिए? और इसी सवाल के साथ हम आज का ये विश्लेषण यहीं छोड़ते हैं। इस सवाल का कोई आसान जवाब नहीं है, लेकिन एम्बिशन और एथिक्स पर आज की बहस के लिए शायद ये सबसे ज़रूरी सवाल है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि 21वीं सदी में कामयाबी का असली मतलब है क्या।